अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं इंडिया और चाइना के दरमियान, और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और इंडिया और नेपाल के दरमियान, और इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। तो अब सूरत हाल ये है कि इंडिया इस वक्त अपने हर हमसाये से पूरी तरह घिर चुका है। खुद उसके अंदर जो है कोविड की वजह से उसकी इकॉनमी जो है उसको बहुत सख्त चोट पहुंची है, जो कि दुनिया में हर मुल्क को पहुंची है, सिर्फ उनको नहीं पहुंची। लेकिन वहाँ पे जो नस्ल कशी हो रही थी मुस्लिम अक़लियतों की, और ख़ासतौर दूसरी अक़लियतें जो हैं वो भी इनसिक्योर बैठी हुई थी, उनकी वजह से सडनली पिछले एक हफ़्ते में नागालैंड, मणिपुर और खालिस्तान मूवमेंट जो है उनमें नई एक जान पड़ गई है। तो हिंदुस्तान के बैरूनी तो ख़तरात हैं ही हैं, उसके अब अंदरूनी ख़तरात भी शुरू हो गए। लेकिन बहुत से लोगों को जो एक बात समझ नहीं आ रही कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मैं आपको, अगर आप पहले रिज़ल्ट पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छा होगा इंशाल्लाह। और हिंदुस्तान के लिए बहुत बुरा होगा, और उसकी कई वजूहात हैं। पहली स्टेज पे क्या होना है, आप ये देखें कि इसका बैकग्राउंड क्या है सारी लड़ाई का। क्योंकि हिंदुस्तान और चाइना की जो पहली लड़ाई हुई थी तकरीबन 45 साल पहले हुई थी, और 45 साल पहले होने वाली लड़ाई के बाद जो एक उनका मुआहदा तय पाया था कि बॉर्डर्स पे जो लद्दाख वगैरह के और ये गुलवान के सारी बॉर्डर एरियाज़ पे उनके जो फोर्सेस होंगी वहाँ पे वो वेपन्स नहीं कैरी करेंगी, या कैरी करेंगी तो उनका इस्तेमाल नहीं होगा। तो यही हमने देखा कि जो अभी कुछ क्लैशेस हुए हैं इंडियन और चाइनीज़ आर्मी के, उसमें हैंड कॉम्बैट हुआ है। और हिंदुस्तानियों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जी चाइनीज़ जो हैं वो लोहे के बार्स लेके आए, उनके ऊपर कीलें लगी हुई थी, उससे लेस थे, और उससे उन्होंने मारा, जिसकी वजह से हमारे फ़ौजी इतने मर गए। अब वो मान रहे हैं कि उनके 76 से ज़्यादा फ़ौजी जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हालत में हैं, और 20 जो हैं वो मर चुके हैं। लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 40 से ज़्यादा उनकी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं, क्योंकि वो फ़ौजी जो हस्पताल में जाके मर रहा है या जिसको सही मेडिकल एड नहीं मिल रही है, उसका वो जिक्र नहीं करे। वो सिर्फ उनका करें जिनकी लाशें वो बॉर्डर से उठा के लेके गए और जिनके जनाजे आप हिंदुस्तान में देख सकते हैं। चाइनीज़ साइड पे क्या हो रहा है, हिंदुस्तान का दावा है कि चाइनीज़ की भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन चाइनीज़ साइड जो है वो कभी भी मिलिट्री के ऊपर कोई बात नहीं करती है। तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कि हुआ है नहीं हुआ, या कितना हुआ या क्या हुआ। लेकिन एक आम तासुर जो बैनुल अक़वामी जरीदे हमें दे रहे हैं वो ये कि चाइना का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और हिंदुस्तान का बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। अब ये 45 साल पुरानी जंग जो है ये आज एकदम से इतने एस्केलेट क्यों कर गई। देखिए 45 साल पहले में और आज में दुनिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नए अलाइंसेस बन रहे हैं, नई दोस्तियां बन रही हैं, पुरानी दोस्तियां जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं या कुछ उनमें दरारें पड़ रही हैं। जैसे उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका बड़े करीब थे, लेकिन आज इंडिया और अमेरिका बहुत करीब हैं। अब उस वक्त रशिया और हिंदुस्तान एक समझे जाते थे, या सोवियत यूनियन, और आज सोवियत यूनियन या रशिया जो है उसके पाकिस्तान से बहुत बेहतर ताल्लुकात हैं, और वो पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी करना चाहता है, एड भी देना चाहता है। सो ये सारी चेंजिंग सिनारियोज़ हैं। चाइना इतनी देर में एक इकनॉमिक पावर इमर्ज कर गया, और वो वर्ल्ड में इस वक्त सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया और वो उसके टुकड़े हो गए। अब जब चाइना एक ग्लोबल पावर के तौर पे इमर्ज कर रहा है तो उसको अमेरिका ने मुख्तलिफ़ जगहों पे चैलेंज करना शुरू कर दिया, और सबसे आम बात यह है कि उन्होंने इंडिया के कंधों पे थापी दी कि तुम अगर चाइना के सामने खड़े होते हो तो हम तुम्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनवाने के लिए हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसराइल जो है उनको टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है, ख़ास तौर पे रेडार टेक्नोलॉजी और एयरफोर्स की अपग्रेडिंग के लिए, ये सारी उनको इसराइल से मिल रही है। तो वो इस वक्त बड़े कॉन्फिडेंट थे। अच्छा, आप बतदरीज पिछले 2 इंडियन आर्मी चीफ्स के अगर स्टेटमेंट्स देखते हैं, मौजूदा की नहीं, इनसे पहले 2 की देखते हैं, तो उसमें उन्होंने खुलकर बार बार ये इजहार किया कि जी हम 2 फ्रंट वॉर जो है बड़े आराम से हम लड़ सकते हैं, हमारी बड़ी कैपेबिलिटी है ये वो। इसका मतलब है कि वो बहुत अरसे से एक डबल वॉर यानी 2 फ्रंट वॉर करने के लिए तैयारी कर रहे थे, जिसमें चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ। अच्छा, जो उन्होंने जो जिस चीज़ को नहीं समझा था वो ये कि जिस तरह से वो अमेरिका की गोद में बैठे हैं
और जिस तरह उन्होंने चाइना की मुखालफत की है कोविड-19 के ऊपर और दीगर चीज़ों के ऊपर और ट्रेड पैक्ट्स के ऊपर दुनिया के साथ, और उन्होंने समझा कि हम इस रीजन की खित्ते की एक सुपर पावर बन के मर्ज करेंगे और सारे हम अपने नेबर्स को कंट्रोल करेंगे, तो वो चाइना ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अभी ये सारी इनकी चपकलश चल रही थी कि इंडिया ने आर्टिकल 370 जो है उसको एब्रोगेट कर दिया, कश्मीर को एनेक्स कर लिया, और इस सारे एरिया में ये लद्दाख और गलवान ये सारा एरिया आता है इस आर्टिकल के तहत कि जो चाइना के साथ इनका डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। अब इंडिया ने क्या किया कि पिछले 6 महीने के अंदर एक सीक्रेटली वहाँ पे रोड्स तामीर करना शुरू कर दी जो गलवान वैली के अंदर से गुजर के सियाचिन तक जाती हैं। वहाँ से उन्होंने अपने फ़ौजी कैंप्स बनाने शुरू कर दिए, वहाँ उन्होंने अपने वेयर हाउसेस बनाने शुरू कर दिए जहाँ पे एमुनेशन डंप्स वगैरह उन्होंने बनाने की यानी उनके प्लान्स थे। और फिर अब पता चल रहा है कि उनके प्लान से वहाँ पे एयर बेसेस और फाइटिंग स्ट्रिप्स बनाने के लिए, ताकि एक ऊंचाई के लेवल से वो कश्मीर के ऊपर आके हमला कर सकें पाकिस्तान के ऊपर भी। चाइना का हमेशा से ये क्लेम रहा है कि ये हमारा इलाका है। तो जब हिंदुस्तान उसके अंदर उसने रोड बनाई, चाइना उनको वॉर्न करता रहा, इन्होंने समझा कि अब ये डिस्प्यूट हो जाएगा कि हम कश्मीर के अंदर तो घुस गए हैं, तो बाकी दुनिया जो मर्ज़ी कहती रहे, कश्मीर तो हमारा है, हमारे कंट्रोल में है, तो क्या कोई कर लेगा, फिर स्टेटस को पे आएगा तो हमारे से ही बात करेगा। तो यही उन्होंने चाइना के साथ समझा। चाइनीज़ आर्मी ने जो है फौरी तौर पे इनको जवाब देना शुरू कर दिया और उनको अपनी जो स्पीड है, स्पीड और लॉजिस्टिक सपोर्ट, उससे उन्होंने टोटली बैफल कर दिया इंडियंस को। यानी एक रात के अंदर वो 3500 किलोमीटर्स का सफ़र तय करके उनकी फ़ौज जो है वो बख्तरबंद गाड़ियाँ ले आई, वहाँ पे टैंक्स ले आई, वो जीप्स ले आई, उन्होंने ट्रेन का अपना निज़ाम जो है वो वहाँ पे कर लिया। अब लोग तो कह रहे हैं बुलेट ट्रेन है, लेकिन बहरहाल ट्रेन भी हो तो वो बड़ी स्पीड में आ गई वो बहरहाल वहाँ पे इतनी ऊंचाई के ऊपर, और उन्होंने आके फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया। इंडियंस ने रेजिस्ट किया, चाइनीज़ ने उनको कहा कि हमारे इलाके से निकल जाओ। ये वो वीडियोज़ हैं जो आप कई दफ़ा देख चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि वो एक दूसरे से गर्मा गर्मी हो रही है, कोई थप्पड़ पड़ रहे हैं, ठुड्डे पड़ रहे हैं। एक आपने तस्वीर देखी जिसको हम किक ऑफ द सेंचुरी के तौर पे याद रखेंगे। अब बहरहाल हुआ क्या कि चाइनीज़ ने आके इफेक्टिवली इनको मारा। इनके काफ़ी फ़ौजी जो थे वो उन्होंने वादी के अंदर छलांगे मारी अपनी जानें बचाने के लिए, क्योंकि नीचे पानी था लेकिन वो फ्रीजिंग वाटर था। और इंडियन आर्मी के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ कि उनके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं थी कि वो फ़ौजियों को अपने रेस्क्यू कर सकते, तो बहुत से लोग उसी में मर गए। अच्छा, फिर इनकी जो ये ज़ात पात की जंग चल रही थी वो इनकी फ़ौज के अंदर भी पहुँच गई हुई है कि हिंदू डॉक्टर्स ने कहा हमने मुसलमान को नहीं ट्रीट करना, मुसलमान डॉक्टर है तो उससे वो ब्राह्मण नहीं अपने आप को हाथ लगवाना चाह रहा, तो उसमें भी इनके बहुत से लोग जो है वो मारे गए। चाइना ने इनके फ़ौजी कैद भी कर लिए, उसमें अफसरान भी थे, और उनको सारों को फिर एक पब्लिकली उन्होंने छोड़ा, तो फिर इंडिया को मानना पड़ा। और फिर यानी पहले तो वो डिनाई कर रहे थे टोटली। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया स्टेटमेंट्स ये ज़रूर दे रहा है कि हालात नॉर्मल हैं और डी एस्केलेट हो रही है सारी टेंशन जो है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो 40,000 के करीब इंडियन फ़ौजी जो हैं और ट्रुप्स जो हैं वो ये लद्दाख के एरिया में मज़ीद पहुँचा दिए गए हैं। और मुझे ये पता चला है कि चाइना से भी बहुत सी जो कुमक है उनकी वो आ गई है। अब कितनी आई है इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसके मतलब कोई फिगर नहीं दे रही कि उनकी कितनी कुमक है। चाइना ने ओपनली थ्रेट कर दिया इंडिया को, और चाइना बड़ी क्लियर उन्होंने थ्रेट किया। अब हो क्या रहा है कि ये जो गुलवान वैली है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको अगर इसकी मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये जो इन्होंने रोड बनाई है इसके ऊपर, ये रोड जाती कहाँ है? ये रोड जाती है सीधा सियाचिन के ऊपर। यानी इनका ये ख्याल था कि हम सियाचिन को तो अपने लिए ओपन रखेंगे, हमेशा के लिए हमारा टेरिटरी होगी, जब हम वहाँ उसमें कंटोनमेंट बना लेते हैं, उसके करीब जाके फोर्टिफाई करते हैं, ऊपर हेलीपैड्स वगैरह बनाते हैं, तो हम वहाँ से नीचे फिर आज़ाद कश्मीर के इलाके को हम बहुत अटैक कर सकते हैं। अब चाइना ने कहा ये तो हमारा इलाका है, तुम हमारे इलाके में रोड बना रहे हो, और उन्होंने जाके उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो एज ऑफ टुडे राइट नाउ इंडिया अब सियाचिन में कोई जो है वो फ़ौजी कुमक नहीं भेज सकता, रसद नहीं भेज सकता, और उनको उनकी जान पे पड़ी हुई है
कि इतनी देर में अब उन्होंने पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर को हॉट रखा हुआ है, LOC को हॉट रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से रिएक्ट करता है तो बहुत कम मेहनत के बाद पाकिस्तान जो है वो आप समझे 2-3 महीने के अंदर सियाचिन तो पूरे का पूरा ले सकता है। और उसके अलावा जो है उनका मकबूजा कश्मीर जो है उसके अंदर भी उनकी बड़ी थ्रेट्स हो जाएंगे, उनको पाकिस्तान ऊपर के इलाकों में आना शुरू हो जाएगा। अब इंडिया जो है वो डेस्परेट है कि किसी तरह चाइना पीछे हट जाए और चाइना उनको वो रोड्स और वो बेसेस इस्तेमाल करने दे। चाइना का ये क्लेम है कि ये लद्दाख का पूरा एरिया और ये गलवान का पूरा एरिया और वो जो झील है जिसका हम जिक्र करते रहे, ये सारी चाइना की टेरिटरी है। इंडिया उनको डिस्प्यूट में डाल रहा है कि जी ये 1/3 हमारी है झील और 2/3 तुम्हारी है, और फिर 1/3 हमारा इलाका है, फिर 1/3 तुम्हारा है, और फिर 1/3 नो मैंस लैंड है। तो वो चाइना कह रहा है ये बेकार की बातें हैं, जो हमारा इलाका है वो हमारा इलाका है। चाइना अब जो इंडिया ग्रेटर इंडिया के ख्वाब देख रहा था, लेकिन चाइना ऑलरेडी एक वर्ल्ड पावर बन के इमर्ज कर रहा है। और चाइना अपने रीजन में, अपनी ज़मीन पे, अपने इलाके पे अगर किसी और को कब्ज़ा करने देगा तो दुनिया उसकी जो सुपर पावर होने की जो क्लेम्स हैं उनको बड़ा हंसी मजाक में लेगी। तो चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इंडिया के साथ किसी किस्म की अब रिलैक्सेशन करे, और इसलिए आप देख रहे हैं कि बतदरीज इनके जो डायलॉग्स हैं वो फेल होना शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे हिंदुस्तान जो है वो उसके अंदर के तज्जियाकार बार बार ये कहना शुरू हो गए कि इंडिया टू प्रोन फाइट नहीं कर सकता एक वक्त में इंडिया चाइना और पाकिस्तान के साथ। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने कोई अच्छे ताल्लुकात भी नहीं रखे। अभी परसों तक, राधा कल तक जो है बॉर्डर सिचुएशन हमारी बड़ी हॉट रही है। कल भी फायरिंग की है अनप्रोवोक्ड इंडियंस ने। एक हमारी कश्मीरी बहन जो है वो ज़ख्मी हो गई और 2 बच्चे शायद शहीद हुए। तो वो करते हैं सिविलियंस के ऊपर और टेरराइज़ करने के लिए, ये करने के लिए। यहाँ पे उनका पाला पड़ा है एक आर्मी से, वो उतनी ही ट्रेंड है, रादर ज़्यादा ट्रेंड है और ज़्यादा बेहतर वेपनाइज्ड है। तो वो तो कुटते हैं आगे से। तो फिर अब इंडियंस को अपनी औकात जो है वो समझ आना शुरू हो गई है। अब दूसरी तरफ आप देखें कि नेपाल ने सडनली सर उठा लिया है और नेपाल के जो रेडियो स्टेशन हैं, FM स्टेशन, उन्होंने एंटी इंडिया हेट सॉन्ग्स जो हैं उनको नशर करना शुरू कर दिए जो इंडिया के इलाकों में सुने जा रहे हैं। और नेपाल की गवर्नमेंट ने एक नया नक्शा जारी कर दिया। उस नक्शे के अंदर उन्होंने वो इलाके जो हिंदुस्तान ने कई साल से कब्ज़ा किए हुए थे उन्होंने क्लेम कर लिया कि ये नेपाल के हैं, और उन्होंने वहाँ फ़ौजी चेक पोस्ट वगैरह बनानी शुरू कर दी हैं, OPs वगैरह बनानी शुरू कर दी हैं, और उन्होंने अपनी फ़ौजों को वहाँ पे अलर्ट कर दिया, स्टैंड 2 पे कर दिया। स्टैंड 2 का मतलब ये है कि 2 घंटे का नोटिस है नेपाल के फ़ौजियों को कि 2 घंटे में तुम जंग के लिए तैयार रहो, बेसिकली एंड ऑफ स्टोरी। अब अगर नेपाल जैसा मुल्क, इतना सा साइज़ है उसका, वो इतने बड़े इंडिया के आगे सर उठा रहा है, तो आप ये सोच लें कि उसको कितना हौसला होगा कि ये अंदर से कितना खोखला हो रहा है। वैसे उनके जितने मर्जी नारेबाजी हो मोदी की या व्हाटएवर, हिंदुस्तान के अपने अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है वो उभर रही है, और वो ये कह के उभर रही है कि मोदी ना तो नेशनलिस्ट है ना ही पेट्रियाट है। मोदी जो है ये लालची आदमी है और सिर्फ अपनी सियासत को और अपनी हिंदुत्व की सोच को आगे लेके जाना चाह रहा है। खुद हिंदुस्तान के अंदर अब जो हिंदू भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैं जर्नलिस्टों की बात करता हूँ, जिनसे मेरी गुफ्तगू होती रहती है, ये वो खुलकर अब जो है मोदी पे तनकीद कर रहे हैं, स्वाए उस स्टेट मीडिया के जो उनके कंट्रोल में है या जो उनकी एडवर्टाइजिंग के ऊपर उनके सहारे ज़िंदा है। वो अजीब अजीब स्टोरियाँ देने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कबूतर को जासूस बना रहे हैं, कभी दूसरे कबूतर को जासूस बना रहे हैं। ये उन्हीं का कमाल है। दुनिया में और कोई मीडिया वाला तो सोच नहीं सकता कबूतर को स्पाई के तौर पे पेश करे। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने इतनी ज़्यादा वॉर मॉन्गरिंग क्रिएट कर दी है कि अब हिंदुस्तानी कहते हैं हमें बदला लेना, पूरी कौम कहती है हम तो इतने ताकतवर हैं, हमारी तो फ़ौज इतनी ग्रेट है, हमारे पास तो इतने वेपन्स हैं, हम तो सुपर पावर हैं, हमें तो यही बताया गया पिछले 20 साल में, तो अब चाइना को मारो और चाइना से बदला लो और पाकिस्तान को सबक सिखाओ। उनकी फ़ौज जो है उसको अपनी औकात का पता है, उसको अपनी असलियत का पता है कि वो तो अकेली पाकिस्तान से नहीं लड़ सकती, कुछ आके ऊपर से चाइना से लड़ना पड़े, कुछ आके उधर नेपाल भी हो। अब बांग्लादेश के साथ भी उनके हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने शुरू हो गए हैं। तो आने वाले दिनों में अगले 10 दिन बड़े अहम हैं। अगर इन 10 दिनों में इंडिया ने किसी तरह आलमी बरादरी को बीच में डाल के
चाइना के साथ किसी किस्म का सुलह सफाई ना की तो ये खुदा न खास्ता एक फुल स्केल वॉर के ऊपर कन्वर्ट हो सकती है, और अगर वो हो जाती है तो उसका नुकसान फिर आपको पता है कि किसको है। और अगर तो ये 3-वे वॉर होती है तो उस 3-वे वॉर की सबसे जो ख़तरनाक एलिमेंट है, जो पूरी दुनिया को जिस पे तशवीश होनी चाहिए, कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना तीनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। यानी ये जंग उन 3 लोगों के बीच में हो सकती है कि जो तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो वर्ल्ड का पीस और वर्ल्ड का जो सेफ्टी इक्विलिब्रियम है वो बड़ी वाज़ेह तरीके से अपसेट हो सकता है। और अब ऑब्वियसली ट्रेड इम्बैलेंस तो होगा। अगर चाइना और इंडिया दोनों उस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए तो पूरी दुनिया की ट्रेड और इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हर चीज़ को फ़र्क पड़ेगा। इंडिया को बड़ा जोम है कि हमारी नेवी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनको वो भी जोम उनका उतर जाए जब, तो फिर डी एस्केलेशन के चांसेस हैं। अगर ये जोम रहता है तो फिर नहीं है। मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं कि जी ये रहीम यार खान, लाहौर, कसूर, सियालकोट, ये इन सेक्टर्स पे पाकिस्तान की और इंडिया की इतनी एक्सचेंजेस होती हैं, तो यहाँ पे फिर भी चीज़ें क्यों कंट्रोल में रहती हैं? तो उसकी एक वजह यह है कि जो अग्रेसर है उसको ये तो पता है कि मैं मीडिया के आगे, दुनिया के आगे जो मर्ज़ी कहूँ, मैं अटैक करूँगा तो बड़ी मार पड़ेगी, या वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं बड़ी आसान तरीके से। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट वजह यह कि इस बॉर्डर बेल्ट के ऊपर उधर BSF है और इधर रेंजर्स है, दोनों पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। LAC जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है चाइना और इंडिया के बीच में, वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, वहाँ पे कोई रेंजर्स नहीं है, वहाँ पे कोई मिलिशिया नहीं है, दोनों फौजी आमने सामने हैं। और फौजी जो है ना वो रेजिमेंटेशन पे चलती हैं। तो बॉर्डर पे जो लोग आपस में वैसे तैनात होते हैं उनकी तो आपस में सलाम दुआ भी हो जाती है, वो जानते भी हैं, बाय नेम भी ऑपोजिट कमांडर्स वगैरह को जानते होते हैं और एक दूसरे को मार्जिन्स मिल जाते हैं। लेकिन जब फौजें आमने सामने होती हैं तो वहाँ किसी किस्म की फिर रिलैक्सेशन नहीं होती। वहाँ स्टेप डाउन करने का मतलब है कि फ़ौज ने स्टेप डाउन किया, तो वहाँ डी एस्केलेशन जो है वो एक कम मुझे चांस लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया ना सिर्फ सियाचिन खोने वाला है, लद्दाख खोने वाला है, आसाई का इलाका खोने वाला है, बल्कि हो सकता है कि फिर कश्मीरियों की जो फ्रीडम मूवमेंट है वो भी ज़ोर पकड़ रही है अंदर से। और वहाँ पे जो फ़ौजी हैं वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और जब ये वॉर में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उस तरह तो कश्मीर में नहीं वो कर्फ्यू रख सकते, तो फिर बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का आप बुरा हाल देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 10 डेज़ आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि इनमें क्या होता है। You're watching मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।